एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। जो भी स्टूडेंट एनसीईटी आईटीईपी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और ज्योग्राफी विषय या जियोलॉजी विषय अपने डोमेन सब्जेक्ट में रखने वाले हैं तो उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी की क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम एनसीईटी आईटीपी ज्योग्राफी क्लासेस रखा गया है। ज्योग्राफी क्लास आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें 5 टॉपिक, जो पहला भाग है इसका वो ऑलरेडी ख़त्म किया जा चुका है, जिसमें 5 यूनिट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके जो 5 यूनिट है वो मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें पहला यूनिट है वो इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी यूनिट 1। अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट जुड़ के कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। डायरेक्टली आप यहाँ भी मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्लास को, जो कि है आपका ज्योग्राफी जियोलॉजी का क्लास नंबर 6। आगे 5 क्लासेस अपलोड है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस क्लास के ज़रिए मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा डिटेल में, और वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू भी आपको मैं कराने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइग्रेशन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। माइग्रेशन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो माइग्रेशन का रीज़न क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, कंपैरेटिवली ये स्टेट इंडिया के लो इनकम क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज थोड़ी कम है। बाकी पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तुलना में, गुजरात की, महाराष्ट्र की तुलना में तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट में। कारण क्या है? बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, हायर वेज यानी कि ज़्यादा सैलरी। बिहार और यूपी में काफ़ी कम सैलरी मिलती है। इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है उनका जो लाइफ में जीने का अपॉर्चुनिटी है हायर वेजेस का, यानी कि पैसा ज़्यादा मिलेगा तो उनकी जो जीने का लाइफ स्टाइल है वो तौर तरीके भी बदल जाते हैं। इसके बाद सोशल भी बदलाव होता है, एजुकेशन, कल्चरल एक्सपीरियंस वगैरह भी चेंज होता है। उसके बाद पॉलिटिकल चीज़ें भी चेंज होती है, जैसे फीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग प्रकार का इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज का। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का या फिर झारखंड का या बिहार का, किसी भी स्टेट का आप समझ सकते हो, वो हिमाचल में जाके रहते हैं तो उसको काफ़ी सारे समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो पर्यावरण का और समस्या हो सकती है, जलवायु परिवर्तन का भी संघर्ष, उत्पीड़न, राजनीतिक स्थिरता से भी भागना हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा और संसाधनों की कमी की वजह से भी व्यक्ति को क्या करते हैं, पलायन करना पड़ सकता है। कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, या फिर कहीं कहीं किसी राजनीतिक अस्थिरता होती है, मारपीट होता है, हिंसा ज़्यादा होता है। ये सब रीज़न होते हैं एक व्यक्ति का पलायन करने का, यानी कि माइग्रेशन करने का। ये नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल किसी भी स्तर पे हो सकता है। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके परिणाम क्या होंगे, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो देखिए 4 टॉपिक इसमें है। एक है डेमोग्राफिक होगा, जनसंख्यांकी, इसके बाद इकोनॉमिक होगा, इसके बाद सोशल होगा, इसके बाद पॉलिटिकल होगा। चलिए इस पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या का आकार, आयु संरचना और विविधता परिवर्तन, चेंज, पॉपुलेशन में चेंज होगा, एज स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगी, डाइवर्सिटी इसमें आ जाएगी। इसके बाद इकोनॉमिक में रेमिटिस, लेबर मार्केट, इम्पैक्ट एंड स्किल ट्रांसफ़र। इसके बाद सोशल में देखेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज, सोशल इंटीग्रेशन एंड पोटेंशियल टेंशन। इसके बाद है इसका पॉलिटिकल में, अगर हम बात करें राजनीतिक में, सामाजिक में, तो वोटिंग राइट्स, सिटीजनशिप एंड पॉलिसी चेंजेज, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक और एकीकरण और संभावित तनाव। और राजनीतिक में आप देख सकते हैं। इसके बाद रीजनल पैटर्न पे अगर हम बात करें तो इसमें 4 टॉपिक है। डेवलप्ड रीजन, जैसे हाई एचडीआई
HDI क्या होता है इसको समझ लेते हैं। HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको भी आप लोग याद कर लेना। इसके बाद HPI हो गया एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेहतर अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी इंसान को तो निश्चित तौर पे उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HPI ये वगैरह है वो सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस करता है। डेवलपिंग रीजन की अगर बात करें तो वैरिंग लेवल ऑफ HDI इन HPI विथ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज़ बिटवीन कंट्रीज। ये अलग अलग कंट्री के बीच क्या करता है, डिस्पैरिटी होता है, भिन्नता हो सकती है। लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे हो गया आपका अफ्रीकी देश मान सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो है लीस्ट डेवलप नेशन है। बांग्लादेश को तो नहीं कह सकते, अब कह सकते हैं, थोड़े दिन पहले नहीं कह सकते थे, अब कह सकते हैं। पाकिस्तान को तो वैसे ही मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान है। ये सब जो देश है वो काफ़ी, युगांडा वगैरह है जो अफ्रीका रीजन में आते हैं, तो काफ़ी इनका लो HDI है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के ही कुछ स्टेट जैसे बिहार, झारखंड जैसे, तो यहाँ भी क्या है, लो HDI और लो HPI है। अब चलिए देखते हैं पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्पैक्ट, रिसोर्स कंजम्पशन, इन्वायरमेंटल एंड सोशल चैलेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे। इन्वायरमेंटल अगर देखें तो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ को जो है इफेक्ट करता है। फूड सिक्योरिटी यानी खाने की समस्या एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हो सकती है। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे लिखा है कि इन्वायरमेंटल समस्या हो सकती है बट ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। तो ये समस्या तो हो सकती है पर्यावरणीय, लेकिन यहाँ पे क्या कई सारे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। ओके, पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी और नीति के माध्यम से समाधान भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटरकनेक्शंस। तो इंटरकनेक्शन में आपका है दीज 3 एरियाज आर क्लोजली लिंक्ड। तो ये जो 3 मैं टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा ये सबसे मेजर लिंक हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। माइग्रेशन कैन बोथ ड्राइव एंड बी ड्राइवन बाई डेवलपमेंट, ड्रिवन बाई डेवलपमेंट। इसके बाद है रेमिटेंस कैन बूस्ट इकोनॉमिक वाइल ब्रेन ड्रेन कैन हायर हिंडर डेवलपमेंट। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग हिंदी में। प्रवास और विकास, ये 3 क्षेत्र आपस में बटे हुए हैं। तो इससे प्रवास विकास को बढ़ावा दे सकता है और विकास को प्रेरित भी कर सकता है। धन प्रेषण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, जबकि प्रतिभा पलायन विकास में क्या डालता है, बाधा डालता है। इसके बाद है आपका पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ा सकती है, जबकि पर्यावरणीय गिरावट प्रवास हो सकता है। इसके बाद है आपका 3 नंबर पॉइंट में ये वाला ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल। तो ए हेल्दी इन्वायरमेंटल इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पे बात की जा रही है हेल्दी इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि अगर कहीं वायु प्रदूषण है यानी कि किसी प्रकार का चैलेंज है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी इफेक्ट डालती है ह्यूमन के डेवलपमेंट में। जैसे दिल्ली वगैरह में अभी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की समस्या है, तो वो भी इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन के डेवलपमेंट में, यानी कि मानव के विकास में। इसके बाद है एड्रेसिंग चैलेंजिंग की अगर हम बात करें तो टू एड्रेस दिस कम्प्लेक्स इशू वी नीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ए ग्लोबल फ्रेमवर्क टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहे, यानी कंटिन्यूसली चलता रहे, इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। और इसे अचीव करने के लिए काफ़ी लंबे चौड़े प्लान्स बनाने होते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल कॉरपोरेशन करने होते हैं, तो कई सारे जो NGO वगैरह है, कई सारे देशों के साथ अलग अलग प्रकार से यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए भी इसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद इन एक्सक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, जिसके यहाँ पे इन एक्सक्लूसिव पॉलिसी की अगर हम बात करें तो समावेशी नीति, ऐसी नीति जो प्रवासी और हाशिए पर पड़े समूह सहित सभी लोगों की ज़रूरतों पर विचार करती है। इसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल में आपका पर्यावरणीय प्रबंधन, सतत यानी कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज प्रबंधन और जलवायु पर कार्रवाई, यानी इसके बारे में भी आप कुछ कर सकते हैं। ऐसी नीति बना सकते हैं जिससे ये समस्याएं जो माइग्रेट करते हैं उनमें ना हो। जलवायु भी काफ़ी बड़ी समस्या है, पर्यावरणीय प्रबंधन कर सकते हैं। समावेशी नीतियाँ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इंग्लिश में, इस तरीके का आप प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं
बड़े प्लान बना करके। इसमें हमें डिटेल में नहीं जानना है, जितना जानना था वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इतना ही आपको इस टॉपिक के जरिए पढ़ना है और इसी से रिलेटेड एक दो ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एमसीक्यू जो मैंने पढ़ाया टॉपिक को, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है अब आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो एक दो एमसीक्यू मैं कराऊंगा आपको, और जब पूरा ज्योग्राफी का क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्लासेस अपलोड करूंगा एमसीक्यू सीरीज का, तो उसमें डिटेल में 10-15 जो वीवीआई या 20 क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। सो उसमें काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी जितना जानना है वो इस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए सीधे एमसीक्यू पे हम लोग आते हैं। तो हेयर इज़ एन एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन रीन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय नहीं हो सकता, नवीकरण नहीं हो सकता यानी कि दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिंदी में क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है, कुछ कारणवश टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में भी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर एनर्जी। सो राइट ऑप्शन इज़ दैट गाइस की ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका आप लोग देख सकते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल है, बाकी जो है नहीं है, आप इसे न्यू नहीं कर सकते। ओके, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद अनदर एमसीक्यू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम कौन सा है, मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो ये आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, कौन सा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट है यानी कि बड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जुपिटर। जुपिटर इज़ अ गैस जायंट, ये गैस का क्या है, गोला है। सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एनी अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम कंपेयर करें अपने अर्थ से तो ये काफ़ी बड़ा है, और इसके जो सरफेस है, सरफेस तो खैर है ही नहीं, ये एक जायंट है गैस का। सोलर सिस्टम इट नोन एज फॉर इट्स गैस ग्रेट रेड स्पॉट एंड जायंट स्ट्रॉम। तो आपने जुपिटर को देखा भी होगा, एक घेरे की तरह बना होता है, तो वो क्या है, एक तरीके का गैस है जो कि बहुत ही डेंजरस है, वहाँ ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में इतना ही। ज्योग्राफी क्लास मैंने ऑलरेडी 4-5 क्लासेस अपलोड की हुई है, और ये 6 नंबर का ज्योग्राफी का क्लास है, और मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी क्लासेस अपलोड किया है। मे बी आप भी उसे देखना चाहेंगे तो उसका भी प्लेलिस्ट तैयार है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। सिलेबस का भी प्लेलिस्ट तैयार है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का भी अपलोड है, उस पर भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा ज्योग्राफी का जब ख़त्म हो जाएगा तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ एमसीक्यू भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, सो आप वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी वो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। आगे भी इसी तरह का क्लास मैं अपलोड करता रहूँगा, सो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं इस वीडियो को तो उनको भी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा फ्री लेक्चर्स का, फ्री वीडियोस का। यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, तो आप शेयर करेंगे तो इससे मेरा भी ग्रो होगा, आपका भी ग्रो होगा। आपको शेयर करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, काफ़ी भला होगा आपका भी। और यहाँ पे जो क्लासेस है वो फ्री में जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। सबके पास जो है महंगे क्लास खरीदने के ये पैसे नहीं होते सभी बच्चों के पास। तो वो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पर भी जो फ्री क्लासेस हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं, और जो फ्री क्लासेस है वो कंप्लीट सिलेबस आप जाके देखिएगा कभी भी कवर नहीं करते। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आलतू फालतू की बातें नहीं होगी, टू दी पॉइंट बातें होंगी, और जो क्लासेस है एब्सोल्युटली हमेशा फ्री में ही मिलेगी, और वो भी पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।